दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीएचडी कला के लिए 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस सीरीज का प्रस्तुत है दूसरा अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कहाँ से आप देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम है। तो दिए गए चार ऑप्शन में सही है ऑप्शन बी, मालवा। मालवा मध्यकालीन भारतीय कला का प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से संगीत के क्षेत्र में यह अपने समय का अद्वितीय शिक्षण केंद्र था। अगला प्रश्न है कि सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बुद्ध किस काल की जीवित धातु मूर्ति कला का एकमात्र बड़ा टुकड़ा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बुद्ध गुप्त काल की जीवित धातु मूर्ति कला का एक बड़ा टुकड़ा है। बुद्ध की धातु मूर्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्ति बिहार प्रांत के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई गई थी। यह वर्तमान में बर्मिंघम कला दीर्घा लंदन में संरक्षित है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर के अलावा किस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संगमरमर। 13वीं सदी में बनाई गई यह मीनार 234 फीट ऊंची है। इसकी 4 मंजिलें हैं जो ऊपर की ओर क्रमशः पतली व सकरी होती चली जाती हैं। यह बहुमंजिली और वृत्ताकार आकृति है और यह अधिकतर लाल और पीत रंग के बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इसके अतिरिक्त इसकी ऊपरी मंजिलों में कहीं कहीं संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस शैली में भगवान बुद्ध को केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधार शैली। बुद्ध को मूंछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की विशिष्टता है, क्योंकि मथुरा अथवा अन्य किसी भारतीय शैली में बुद्ध की मूंछें नहीं बनाई गई थी। विशिष्ट केश विन्यास तथा बुद्ध के शीश पर घुंघराले बालों का चलन भी इसी कला से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा निम्नलिखित में से किस शैली में निर्मित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गांधार शैली। तक्षशिला से प्राप्त बोधिसत्व की मुखाकृति प्रतिमा गांधार शैली में निर्मित है। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली जो है गांधार शैली कहलाती है। इस मूर्तिकला के प्रमुख संरक्षकों में शक एवं कुषाण थे और गांधार कला शैली कुषाणों के समय में पनपी और गांधार कला जो है वो पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में विकसित हुई। भारत में यह कला कुषाण वंश के दौरान फली फूली और तथा कुषाण कला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। अगला प्रश्न है, स्थानिक प्रतिमा होती है। तो इन चार ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है। स्थानिक प्रतिमा खड़ी हुई प्रतिमा होती है। लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थानिक रूप में ही बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिमा लक्षण विद्या। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की शाखा प्रतिमा लक्षण विद्या के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्तियों की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंदनगढ़। अशोक के नंदनगढ़ अभिलेख पर मयूर की आकृति है। यह लेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में अवस्थित है। इतिहासकारों को सम्राट अशोक द्वारा कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो 269 से 231 ईसा पूर्व के दौरान खुदवाए गए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कमल का फूल। अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग को किसी विद्वान ने उल्टा कमल का फूल कहा है, तो किसी ने फारस का घंटा कहा है, लेकिन जो विकल्प है उसके अनुसार अशोक स्तंभ के ऊपरी भाग में कमल का फूल अंकित है।
अगला प्रश्न है, लाट व परगहा किसके अंग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य युगीन स्तंभों के। मौर्य युगीन स्तंभ चुनार के लाल पत्थर के बने हुए हैं। इनके दो अंग हैं, लाट या प्रधान दंडाकार हिस्सा तथा स्तंभ शीर्ष या परगहा। समूची लाट और समूचा परगहा एकास्मी या एक ही पत्थर के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्धकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा की मुद्रा है, माने किस मुद्रा में ये प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभय मुद्रा। बिहार प्रांत के भागलपुर के निकट सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की ताम्र प्रतिमा लंदन के बर्गिंघम कला दीर्घा में संरक्षित है। शांत स्थिर मुख मुद्रा में कांस्य में ढली यह आदमकद मूर्ति 7 फीट ऊंची है। बाएं हाथ संधारी और दायां हाथ अभय मुद्रा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, चामर ग्रहणी शिल्प है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्यकालीन। मौर्यकालीन चमकदार पालिश वाली या दीदारगंज से प्राप्त बलुए पत्थर की आदमकद चामर ग्रहणी यक्षी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो नारी सौंदर्य का उत्कृष्टतम रूप प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के काल में निर्मित जिस स्तंभ के परगहे को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ में। सारनाथ स्तंभ को सिंह शीर्ष स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह तथा उसके नीचे वेदिका पर गज, अश्व, बैल तथा मृग की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। सारनाथ का स्तंभ भारत का राजकीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता साबित देव अर्थात सूर्य का उल्लेख सविस्तार से किया गया है, जो चारों दिशाओं को अलौकिक करते हैं। संभवतः इसी परिप्रेक्ष्य में स्वास्तिक की चारों भुजाओं के प्रतीक रूप में भी स्वास्तिक को माना गया है, जो जगत के कल्याण का कार्य करती है। स्वास्तिक को सुदर्शन चक्र का प्रतीक भी माना गया है, जो जगत के सर्जन और संचालन के लिए स्तुति है। वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित है कि कल्याण की कामना से स्वास्तिक का अंकन ध्वजों पर किया जाता रहा है। अगला प्रश्न है, चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आभानेरी। चांद बावड़ी तथा 9वीं शताब्दी के हर्ष माता मंदिर की मूर्तियों के लिए राजस्थान के आभानेरी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रणकपुर। राजस्थान के पाली जिले में स्थित रणकपुर अरावली गिरी श्रृंखला में ढलाव की सुरम्य घाटियों में स्थित है। यहाँ के मुख्य मंदिरों का निर्माण पोरवल जाति के धर्मानुयायी धन्ना शाह और रत्ना शाह के द्वारा कराया गया था। इस मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर तथा 1444 स्तंभ कौशल युक्त बनाए गए हैं। अगले प्रश्न है, अर्थूना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांसवाड़ा जिला में। अर्थूना मंदिर समूह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ 11वीं और 12वीं शताब्दी के लगभग हिंदू और जैन धर्म के विशाल मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन मंदिरों में सर्वाधिक प्राचीन मंदिर जो है शिवालयों के हैं। अर्थूना की खुदाई में एक प्रकाश दीप स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बाड़ोली के मंदिरों के समूह को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स टॉड ने। बाड़ोली के मंदिर चंबल तथा बामनी नदी के संगम से 5 किलोमीटर दूर स्थित हैं। बाड़ोली शैव मत का एक धार्मिक केंद्र था, जहां शिव परिवार से संबंधित अन्य देवताओं के मंदिर थे। बाड़ोली के मंदिरों को वर्ष 1821 ईस्वी में प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टॉड को है। इसके बाद फर्गुसन ने भी इन मंदिरों का उल्लेख किया तथा तलछट मानचित्र बनाए। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के खजुराहो नाम से जाने जाने वाला मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगत मंदिर।
उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर जगत नामक ग्राम में अंबिका का मंदिर मात्र देवियों को समर्पित होने के कारण एक शक्तिपीठ कहलाता है। इस देवालय में दिक्पाल, यक्ष, किन्नरों के अतिरिक्त कोई भी देव प्रतिमा नहीं है। यह मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्ति कला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरूच में। भरूच के जातकों के शिल्पांकन के लिए चयनित विषयों में विविधता है। जहां एक ओर गूढ़ दार्शनिक विषयों का अंकन का प्रयास किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर हास्य विनोद विषयक दृश्यों को भी स्थान प्राप्त है। छम्म साटक जातक तथा आराम दूषक जातक में विनोद व हल्के फुल्के उपहास के भाव का निबद्ध उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि पारसी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास कितने चरणों में हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 चरणों में। पारसी ब्राउन के अनुसार सांची स्तूप का विकास 4 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में लगभग 260 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा ईंटों से निर्मित किया गया। द्वितीय चरण 150 ईसा पूर्व में इसके आकार को दुगना विस्तार करते हुए पाषाण खंडों की ईंटों से ढका गया, यानी स्तूप को पाषाण ईंटों से ढक दिया गया। तृतीय चरण में 100 ईसा पूर्व में इसके मध्य भाग में चारों ओर वेदिका बनाई गई। तत्पश्चात चतुर्थ चरण यानी कि 53 ईसा पूर्व में लगभग स्तूप के चारों ओर 4 तोरण द्वार निर्मित किए गए। अगला प्रश्न है कि अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट ने कई सीरीज बनाई, जैसे कि ब्लू सीरीज, हिमालयन, अनवांटेड चाइल्ड और ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। ये सारी चित्र श्रृंखलाएं उनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इन चित्रों में कुमाऊं की वादियां, वहाँ के धूसर वातावरण, गंगा की स्वच्छ निर्मल धारा का प्रवाह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूर्तिकार। अमरनाथ सहगल एक मूर्तिकार के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1947 में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर कला फाइन आर्ट से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सामुदायिक विकास मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सेवाएं भी दी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिसका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवतार सिंह पंवार। अवतार सिंह पंवार का जन्म जो है वो 14 जनवरी 1929 को टिहरी गढ़वाल के लायस्या पट्टी के धन्नो गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। उन्होंने शांति निकेतन में नंदलाल बोस से शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने मदर तेरेसा, बादशाह खान, इंदिरा गांधी जैसे कई हस्तियों की मूर्ति शिल्प बनाए। उन्होंने महाबलीपुरम, वाराणसी, ग्वालियर जैसे स्थानों पर भी जाकर मूर्ति कला का प्रदर्शन किया। और एक खास बात यह है कि उन्हें भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद मिट्टी, जिसे काओलिन भी कहा जाता है, का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीनी मिट्टी के बर्तन। सफ़ेद मिट्टी, जिसे काओलिन भी कहा जाता है, इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। यह प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। चीनी भाषा में काओलिन का अर्थ है पहाड़ी डंडा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गणपति वी स्थपति। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थपति हैं। यह पुस्तक भारतीय शिल्पकला के सभी विविध रूपों के यथार्थ मापन के साथ उनके रेखांकित दर्शन तथा आध्यात्मिक दृश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है कि मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक किसने लिखी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, येरिक न्यूटन ने। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक के लेखक येरिक न्यूटन हैं। तो फिर आज के अंक का अंतिम प्रश्न है, द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर हर्बर्ट रीड। द मीनिंग ऑफ आर्ट अंग्रेज लेखक सर हर्बर्ट रीड द्वारा 1931 में लिखी गई थी। सर हर्बर्ट रीड आर्मी छोड़ने के बाद ब्रिटिश सिविल सेवा में भी रहे और वर्ष 1922 में उन्होंने अल्बर्ट और विक्टोरिया म्यूजियम के सिरेमिक विभाग में पदभार ग्रहण किया। यहाँ पर उन्होंने ग्लास और पॉटरी पर पुस्तकें लिखी। तो फिर ये थे कुल 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस। इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप टीजीटी पीजीटी कला के अन्य प्रैक्टिस सेटों को भी सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर सॉल्व करें। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।